Good morning, students. I hope you all are enjoying the winter's vacation. So, to prevent the lag between the classes, I am recording this video and very soon it will be available to you all. So, here I am recording this lecture for class 6 and the topic is air. एयर के बारे में हम लोग समझेंगे कि एयर क्या होता है और एयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और उनका इंपॉर्टेंस क्या होता है। मैं अगर एयर की बात करूं तो एयर को आप सिंपली समझ सकते हो कि ये क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर है क्या? इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस जो कि हमारे अर्थ को चारों तरफ से सराउंड किए हुए, दैट सराउंड्स द अर्थ। टू फॉर्म एटमोस्फेयर। एयर है क्या? ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है जो कि हमारे अर्थ को चारों तरफ से सराउंड किए हुए है और वो क्या बना रहा है? एटमोस्फेयर बना रहा है। अगर मैं बात करूं कि एयर में कौन कौन से गैसेस होते हैं तो एयर में मेनली जिनका परसेंटेज ज्यादा है वो दो गैस हैं। एक है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली जो है वो 78% होता है और ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है वो 21% होता है। इनके अलावा भी बहुत सारे गैसेस एयर में होते हैं बट उनका परसेंटेज इनके कंपैरिजन में कम होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, एर्गन, नियॉन, एटीसी। अगर मैं बात करूं कि एयर में इनके अलावा भी और कुछ होता है तो ऐसे तो गैसेस और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक कंपोनेंट होता है वाटर वेपर। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे हवा में वाटर वेपर की भी मात्रा होती है। ये कैसे अच्छा इसका कैसे प्रूफ हम लोग मान सकते हैं? जब हम लोग गर्मी के दिनों में फ्रिज से बॉटल निकालते हैं, जो चिल्ड बॉटल होता है उसमें जब पानी होता है तो आप नोटिस करते होंगे पानी बॉटल के अंदर होता है बट बॉटल के बाहर भी वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं। तो क्योंकि पानी तो बॉटल के अंदर है, कोई भी लीकेज नहीं है वाटर का, लेकिन वाटर पानी जो है बॉटल के बाहर, ठंडे बॉटल के बाहर कैसे कलेक्ट हो जा रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे हवा में, हमारे एयर में क्या होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट होता है और यही वाटर वेपर जब हम लोग ठंडा बॉटल रखते हैं हमारे रूम में, जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आता है, फ्रिज से जब उसको बाहर निकाला जाता है तो एयर का वाटर वेपर ही बॉटल के टेम्परेचर के कांटेक्ट में आने से, मतलब ठंडे टेम्परेचर में आने से क्या होता है, कम टेम्परेचर के कांटेक्ट में आने से वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है और वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक प्रूफ है जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि एयर में वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है। वाटर वेपर होता क्या है? वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस। आपको मालूम होगा वाटर एक ऐसा मैटर है, ठीक है, जो कि मैटर के तीनों स्टेट में होते हैं, दैट इज सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। सॉलिड के फॉर्म में कैसे होता है? आइस सॉलिड है, सॉलिड वाटर है। लिक्विड के फॉर्म में आपका नॉर्मल जो वाटर होता है और गैस के फॉर्म में वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो वाटर वेपर भी हमारे एयर में प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी जो है वो हवा में प्रेजेंट होते हैं। अब डस्ट पार्टिकल अगर ज्यादा हुआ तो एयर पॉल्यूट हो जाएगा। अब एक चीज और, जो चीजें हवा को प्रदूषित करती है उनको हम लोग बोलते हैं पॉल्यूटेंट। तो पॉल्यूटेंट ऐसे सबस्टांस होते हैं जो कि एयर को क्या कर रहे हैं? पॉल्यूट करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि कौन कौन से ऐसे सबस्टांस है? एक तो डस्ट पार्टिकल है, दूसरा कुछ हार्मफुल गैसेस हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। उसके बाद अगर हम बात करें कि एयर का इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन इससे पहले एक चीज और, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है एयर और विंड में क्या डिफरेंस है। एयर तो मैंने बता दिया, मिक्सचर ऑफ गैसेस। विंड का क्या मतलब होता है? विंड का मतलब होता है बहती हुई हवा। ब्लोइंग एयर को हम लोग क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। और हम लोग बहती हुई हवा को महसूस कर सकते हैं। सर अगर एयर को हम बात करें कि क्या हम एयर को देख सकते हैं, तो आंसर है नो, हम लोग एयर को नहीं देख सकते हैं। हम लोग एयर को ना ही टेस्ट कर सकते हैं और ना ही उसका कोई स्मेल होता है। मतलब एयर एक ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस सबस्टांस है।
और ये ना ही देखा जा सकता है, ये इनविजिबल भी है। इसी वजह से हमारे चारों तरफ हवा होने के बावजूद भी हम इसको देख नहीं पाते हैं। एयर इनविजिबल होता है, बट एयर को महसूस किया जा सकता है विंड के फॉर्म में। मतलब जब हवा बह रही होगी तो आप एयर को क्या कर पाओगे, फील कर पाओगे। उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ एयर के, एयर में जितने भी कंपोनेंट हैं मतलब उनके इंपॉर्टेंस की बात करें तो इनमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सबस्टांसेस एयर में होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही ऑक्सीजन के मदद से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड को ब्रेक कर पाते हैं और उसको तोड़ करके एनर्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, और वो रेस्पिरेशन कर कैसे पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारे पास हवा है और उसमें क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को ब्रेक नहीं कर पाता, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो रेस्पिरेशन है क्या, ऐसा प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन in the presence of oxygen in order to get energy। एक ऐसा प्रोसेस जिसके माध्यम से ऑक्सीजन के मदद से फूड को तोड़ करके एनर्जी बनाया जाता है। मतलब ऑक्सीजन सभी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम एनिमल की बात करें तो कुछ एनिमल्स लैंड पर रहते हैं और कुछ एनिमल्स जो है वो वाटर में आपको मिलेंगे। तो जो लैंड पर रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं, और जो वाटर में रहते हैं उनको एक्वेटिक एनिमल बोलते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का, अलग अलग एनिमल का ऑक्सीजन को लेने का तरीका अलग होता है। अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल की बात करें तो टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है वो ऑक्सीजन को कहां से ले रहे हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल ऑक्सीजन को अपने एटमोस्फेयर से ले रहे हैं। एटमोस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ले रहे हैं। किसके मदद से ले रहे हैं, लंग्स के मदद से ले रहे हैं। लेकिन एक्वेटिक एनिमल्स ऑक्सीजन को जो है वो गिल्स के मदद से लेते हैं, और एक्वेटिक एनिमल गिल्स के मदद से वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को लेते हैं। हम लोग वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास गिल्स नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार एक्वेटिक एनिमल्स भी टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में से ऑक्सीजन नहीं ले सकते क्योंकि उनके पास लंग्स नहीं होता है। इसी वजह से कहा जाता है कि पानी के बाहर मछली जो है वो जिंदा नहीं रह पाएगी, बिकॉज उनके पास लंग्स नहीं है, वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। और हम लोग पानी के अंदर जिंदा नहीं रह पाएंगे क्योंकि हमारे पास गिल्स नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें नाइट्रोजन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो नाइट्रोजन भी प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन के मदद से प्लांट अपने बॉडी में प्रोटीन बनाते हैं और वही प्रोटीन उनके बॉडी को बिल्डअप करने का काम करता है। अगर हम बात करें कि क्या प्लांट नाइट्रोजन डायरेक्टली ले सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। प्लांट नाइट्रोजन डायरेक्टली गैस के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, उनको नाइट्रोजन नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में चाहिए होता है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, गैसियस नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करने का काम जो है कुछ बैक्टीरिया करते हैं, जिनको हम लोग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं। यही जो है प्लांट के लिए ऑक्सीजन को अवेलेबल करवा पाते हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से प्लांट अपना भोजन खुद बना पाते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट CO2 के मदद से ही फूड बना रहे हैं। अगर मैं फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिखो तो ये है CO2 प्लस वाटर, किसके प्रेजेंस में प्लांट बना रहे हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और क्या बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं। तो ये प्रोसेस आपका क्या है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे फूड में क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, साथ ही साथ एक गैस भी रिलीज हो रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन हम लोगों को मिल रहा है, इसीलिए प्लांट्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट्स हम लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और इनकेस अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप जो है ना मुझे क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।